अस्सलाम वालेकुम। काठमांडू में इस वक्त हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट और वज़ीर आज़म के घर को जला दिया गया है। नौजवान सड़कों पर शदीद एहतजाज कर रहे हैं। सियासतदानों के घरों से पैसा निकालकर हवा में उड़ा दिया गया है। पूरे शहर में हंगामे हो रहे हैं। नेपाल की सरकार को हिला दिया है। नेपाल के वज़ीर आज़म पी शर्मा थे, जो इस वक्त इस्तीफ़ा दे चुके हैं और ये मुल्क से गायब हैं। नौजवानों ने पूरे शहर में दावा बोल दिया है। यहाँ तक कि 5 स्टार होटलों को भी आग लगा दी गई है। नौजवानों का कहना है कि वो करप्शन के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। इस एहतजाज के दौरान अब तक 20 से ज़्यादा नौजवानों को कत्ल किया जा चुका है। सियासतदानों के घरों को भी आग लगा दी गई है। काठमांडू की सड़कें मैदान जंग का मंजर पेश कर रही हैं। कुछ रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पी शर्मा मुल्क छोड़कर भाग गया है। नौजवानों की इस नस्ल को जनरेशन जी कहा जाता है, मतलब जो सन 2000 में पैदा हुए थे और आज ये बड़े हो चुके हैं। नौजवानों का कहना है कि ये एहतजाज करप्शन के खिलाफ है, जो सियासतदान और उनके बच्चे कर रहे थे। इसके अलावा एहतजाज की एक बड़ी वजह सोशल मीडिया पर पाबंदी थी। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये अचानक सब कुछ कैसे हुआ। क्या इससे नेपाल को फ़ायदा होगा या नुकसान? इसके लिए हमें 8 सितंबर से कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा, जब काठमांडू में लोग मामूल मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे थे। शहर में खामोशी थी, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये खामोशी तूफान से पहले की है। दोस्तों, नेपाल में 20% से भी ज़्यादा लोग गुर्बत की लकीर से नीचे की ज़िंदगी गुजारते हैं। करप्शन के लिहाज से नेपाल 107वें नंबर पर आता है। नेपाल में सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। कुछ अरसा से सियासतदानों के बच्चों ने सोशल मीडिया पर अपनी अय्याशी की ज़िंदगी दिखाना शुरू की, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जिसके बाद नेपाल के जेनजी ग्रुप ने इन सियासतदानों के बच्चों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का आगाज़ कर दिया, जिसमें जेनजी ग्रुप ने 4 सितंबर 2025 को करप्शन के खिलाफ इनकलाब का ऐलान कर दिया। यहाँ आपको बताता चलूँ, जेनजी ग्रुप का कोई लीडर नहीं है जो नौजवानों को हदायत जारी कर सके। यह सिर्फ सोशल मीडिया का ग्रुप है जिसने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। इसी वजह से जिस शख्स के दिमाग में जो आ रहा है वो कर रहा है। गवर्नमेंट ने 4 सितंबर के बाद सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी, जिससे लोगों का रोजगार भी मुतासर होने लगा, जो फेसबुक और दूसरे प्लेटफार्म से कमा रहे थे। इसके बाद इस आग में मजीद इजाफा हुआ और 8 सितंबर को हज़ारों लोग सड़कों पर आ गए। शिद्दत में इस हद तक इजाफा हो गया कि अपने ही मुल्की इमारतों को जलाना शुरू कर दिया। घरों को और दुकानों को आग लगा दी गई और लूट मार भी जारी हो गई। इस वक्त मुल्क बगैर किसी वजीर आज़म के चल रहा है। सोशल मीडिया का इस ग्रुप को भी कोई लीडर नहीं है। आर्मी ने कहा है कि हम चाहते हैं कि डायलॉग के जरिए मामलात पर काबू किया जाए, वरना हम इसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, क्योंकि लूटमार भी शुरू हो चुकी है। क्या ये तरीका ठीक है? इसके बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूँ। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के मुताबिक पिछले 10 साल में नेपाल में करप्शन में कमी आई है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना के बाद दुनिया की माशियत में तबाही आई है। लेकिन नौजवान नस्ल जोश में आकर कुछ भी कर सकती है और सोशल मीडिया की वजह से आग भी तेज़ी से फैलती है। लेकिन इसमें भी नुकसान मुल्क का होता है। असासों को जलाने से मुल्क को भी फ़ायदा नहीं हो सकता। इससे पहले इस तरह के एहतजाज श्रीलंका, बांग्लादेश और इंडोनेशिया में किए गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि उनकी माशियत आज भी वैसी ही है जैसे इनकलाब से पहले थी। दोस्तों, इस हंगामे और एहतजाज से पहले लोग कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, चलें जानने की कोशिश करते हैं। चलें अब निकलते हैं नेपाल के एक शानदार सफ़र पर। नेपाल दुनिया का ऐसा मुल्क है जो हिमालय की गोद में बसा है। ऐसा मुल्क जिस पर आज तक दुनिया का कोई मुल्क कब्जा नहीं कर सका। नेपाल की माशियत बहुत बड़ा हिस्सा सियाहत पर मुश्तमिल था, लेकिन एहतजाज के बाद माशियत शायद मज़ीद तबाही की तरफ जाएगी। नेपाल का ऑफिशियल नेम फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है। नेपाल जनूबी एशिया का एक खूबसूरत और पुरस्कार पहाड़ी मुल्क है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बुलंद पहाड़ माउंट एवरेस्ट भी यहाँ वाक़या है। इसे नेपाली ज़बान में सागर माता कहते हैं। यह मुल्क हिमालय पहाड़ों के दामन में वाक़या है। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। ये मुल्क दुनिया के 2 बड़े हिसाब से ज़्यादा आबादी वाले ममालिक के दरमियान वाक़या है। नेपाल के एक तरफ चाइना का बॉर्डर लगता है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया का बॉर्डर लगता है। 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल की आबादी 3 करोड़ 18 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 48वें नंबर पर आता है।
नेपाल का कुल रकबा 1,47,081 मरबा किलोमीटर है, जो दुनिया के 93 नंबर पर आता है। ये मुल्क तारीख और कुदरती खूबसूरती से भरा हुआ है। इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान नेपाली है, लेकिन इसके अलावा 121 जुबानें बोली जाती हैं। दोस्तों, नेपाल जनूबी एशिया का वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। ये हमेशा से आज़ाद रहा है, यहाँ तक कि बरसगीर में ब्रिटिश राज 100 साल तक कायम रहा, लेकिन नेपाल आज़ाद रहा। इसकी एक वजह हिमालय पहाड़ों की है। ये पहाड़ नेपाल को चारों तरफ से हिफाजत करते हैं। नेपाली लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग अपनी सकाफत से बहुत प्यार करते हैं। ये कभी अपनी सकाफत को नहीं छोड़ते। इस मुल्क में 81% हिंदू, 9% बुद्ध मत, 5% मुस्लिम आबाद हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध नेपाल के इलाके लम्बुनी में पैदा हुए थे, जिसने दुनिया में बुद्ध मत मजहब का आगाज किया था। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है, जो मुल्क का सबसे बड़ा इक़्तिसादी, सियासी और तिजारती मरकज है। ये शहर एक खूबसूरत वादी में वाक़या है और अपने पुराने सकाफती तारीखी इमारतों और रंग बिरंगी जिंदगी की वजह से फेमस है। इस शहर को हिमालय का दिल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से हिमालय की हैरत अंगेज नज़ारे आप देख सकते हैं। इस शहर की तारीख हजारों साल पुरानी है। ये शहर कदीम मंदिर और बुद्ध मत का मरकज रहा है। नेपाल की जीडीपी 43 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $1500 है। यहाँ ज्यादातर लोग दरमियाने दर्जे की जिंदगी गुजारते हैं। नेपाल के बहुत से लोग ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, लेकिन नेपाल की माशियत सैर व सियाहत रीढ़ की हड्डी का काम करती है। बड़ी तादाद में लोग सैर के लिए और मजहबी मामलात के लिए आते हैं। नेपाल की करेंसी पाकिस्तानी करेंसी से मजबूत है। एक नेपाली रुपए के बदले 2 पाकिस्तानी रुपए आते हैं। दोस्तों, नेपाल दुनिया के उन ममालिक में से एक है जो अपना यौम आज़ादी नहीं मनाता, क्योंकि नेपाल ने किसी भी मुल्क से आज़ादी हासिल नहीं की। जहाँ के लोग अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इन लोगों का कहना है कि गद्दार होने से बेहतर है अपने मुल्क के लिए कुर्बान हो जाएं। आपने नेपाल का झंडा तो देखा होगा, जो दुनिया के दूसरे ममालिक के झंडे की निस्बत अलग किस्म का है। ये 2 ट्राईएंगल से मिलकर बना है, जो मुल्क में को हिमालय को जाहिर करता है। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। इस मुल्क में मुख्तलिफ नस्ल के लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चेत्री नस्ल आबाद है। इसके अलावा ब्राह्मण 12% के करीब रहते हैं। नेपाल में लोग हफ्ते का दिन छुट्टी के तौर पर मनाते हैं। दोस्तों, 2007 तक नेपाल में बादशाहत कायम थी, लेकिन 2008 में पार्लिमानी जमहूरिया निज़ाम कायम हुआ। एक रिपोर्ट के मुताबिक 11 लाख के करीब टूरिस्ट सालाना विजिट के लिए आते हैं। पाकिस्तान से नेपाल जाने के लिए ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होगा, जो $50 तक आसानी से मिल जाता है। पाकिस्तान से नेपाल की टिकट 2,50,000 तक है। टूरिस्ट सबसे पहले नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में जाते हैं। ये है काठमांडू का खूबसूरत एयरपोर्ट। नेपाल का ऐसा शहर है जहाँ तारीखी कहानियाँ छुपी हैं। इस शहर में बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिर और बुद्ध मत के टेम्पल नजर आएंगे, जो हज़ारों साल पुराने हैं। ये एक गुंजान आबाद शहर है। इस शहर में 30 लाख के करीब लोग आबाद हैं। सर्दियों में इस शहर में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है। काठमांडू में सबसे ज़्यादा फेमस होटल हिल्टन होटल है, लेकिन उसको भी आग लगा दी गई है, जो अभी कुछ अरसा पहले ही खुला था। दोस्तों, जो भी काठमांडू आता है पतन स्क्वायर का ज़रूर विजिट करता है। यहाँ तक कि इस इलाके में आप होटल भी ले सकते हैं, जो इनकी सकाफत की इक्कासी करते हैं। आप इसे काठमांडू का ओल्ड टाउन भी कह सकते हैं। यहाँ आकर आप इनके कल्चर को महसूस कर सकते हैं। हज़ारों साल पुरानी इमारतें आपको देखने को मिलेंगी। इस जगह बहुत से छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाए गए हैं, जहाँ के लोग हिंदी ज़ुबान भी आसानी से समझ लेते हैं और बोल भी लेते हैं। जहाँ तक कि लिखने में भी इनकी ज़ुबान हिंदी से मिलती जुलती है। इस जगह आपको सबसे ज़्यादा लोगों का रश देखने को मिलेगा। इसका पूरा नाम ललितपुर पतन दरबार स्क्वायर है। इस जगह को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। इस जगह 55 से भी ज़्यादा टेम्पल मौजूद हैं। यह दरबार एक ज़माने में इनके बादशाहों का हुआ करता था। काठमांडू शहर में अक्सर इमारतें रंगदार आपको नजर आएंगी। इस शहर का रात का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत है। काठमांडू शहर की नाइट लाइफ भी रौनक वाली होती है। बड़ी तादाद में लोग आपको सड़कों पर नजर आएंगे। हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। इस शहर में हिंदू मत और मुस्लिम तीनों मजहब के लोग नजर आएंगे। हलाल फूड की दुकानें आपको आसानी से मिल जाएंगी। इस मुल्क में मजहबी आज़ादी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नेपाल की सड़कों पर कचरा आपको बहुत कम नजर आएगा। ये जो आप स्पिनिंग व्हील देख रहे हैं, यहाँ के लोग इसे घुमाते हैं।
जिससे इसका मानना है ये खुश किस्मती की इलामत है। काठमांडू के करीब शीशे का पुल बनाया गया है जिस पर खड़े होकर आप पूरे काठमांडू का नज़ारा ले सकते हैं। इस जगह को सिंगल ट्री कहते हैं। काठमांडू से 200 किलोमीटर के फासले पर ऐसा शहर है यहाँ कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ कश्ती में बैठकर आप इस खूबसूरत वादी का नज़ारा ले सकते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने मोमोज तो खाए होंगे, ये भी नेपाली डिश है जो नेपाल में बहुत ज़्यादा खाई जाती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपका वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़र होते हैं। तो चलें दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।